हेलो दोस्तों। जीके सुनील सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ राजस्थान की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका एक पेपर सेट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो या तो एग्ज़ाम में आने वाले हों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, या कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो पहले की एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसलिए यहाँ अपन प्रतिदिन एक पेपर सेट डालेंगे और पेपर सेट में यहाँ अपन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर और उसके साथ साथ अन्य जो ऑप्शन है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसे विस्तार पूर्वक साथ साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो है थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। कि थार जो मरुभूमि है, इस थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर, देखिए चार ऑप्शन है: गोडवाड़, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो गोडवाड़ कोई शहर नहीं है। गोडवाड़ एक क्षेत्र है। गोडवाड़ क्या है? एक क्षेत्र है। और दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को गोडवाड़ कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। जैसे इस तरह से ये राजस्थान का जो पश्चिम का हिस्सा है, इस पश्चिम के हिस्से में दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी जो सिरोही है, इसके इतने क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है क्या? गोडवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोडवाड़। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने है, वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। दोस्तों, आपको पता होगा उदयपुर थार मरुभूमि में नहीं आता है। थार मरुभूमि यह हमारा पश्चिम का जो मरुस्थल है उसमें 12 जिले आते हैं और उन 12 जिले में उदयपुर नहीं है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने मेवाड़ है। तो मेवाड़ के भी आपको दोस्तों पता होगा एक क्षेत्र है, और ये मेवाड़ का क्षेत्र चित्तौड़ है, भीलवाड़ा वाला, प्रतापगढ़ के मध्य वाला, ये उदयपुर के मध्य वाला ये जो भाग है उसको अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी थार की मरुभूमि में नहीं आता। इसका मतलब हमारे सामने ऑप्शन एक बचा है, और वह कौन सा है? जोधपुर। तो यहाँ ये क्वेश्चन दोस्तों पहले एग्जाम में आ चुका है कि थार मरुभूमि, क्योंकि पश्चिम का ये जो राजस्थान है, इस पश्चिम की राजस्थान की ये जो भूमि है इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। और इसी थार के मरुस्थल में वैसे तो सबसे बड़ा जो जिला है वो तो जैसलमेर आता है, लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसा है, यहाँ उसने जिला नहीं पूछा है। वो क्वेश्चन गलत करवाने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन में जैसलमेर भी दे सकता है, लेकिन यहाँ उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ उसने क्वेश्चन में शहर पूछा है। इसलिए दोस्तों, शहर की बात करें, थार की मरुभूमि में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, ये सभी जिले आते हैं, और इन सभी में शहर जो है वो जोधपुर सबसे बड़ा है। तो यहाँ अपना क्वेश्चन सब सही कौन सा होगा? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान का स्थापना दिवस है। राजस्थान का क्या है? स्थापना दिवस है। इसके संबंध में हमें चारों ऑप्शनों को सर्च करना है और हमें ये देखना है कि वास्तव में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए दोस्तों, 15 अगस्त जो है, आपको पता होगा 15 अगस्त हमें किस रूप में मनाते हैं? मतलब ये हमारा एक स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर के संबंध में हम चर्चा करें तो वास्तव में 1 दिसंबर जो है इसको विश्व एड्स दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। किसके रूप में मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस के रूप में। ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो दोस्तों 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो है, इस बीएसएफ का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसी तरह दोस्तों अगर अमेरिका में बात करें तो 1 दिसंबर को अमेरिका में मनाया जाता है लाल सेब खाओ दिवस। लाल सेब खाओ दिवस। लाल सेब खाओ दिवस जो है ये दोस्तों अमेरिका में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे कजाकिस्तान की बात करें दोस्तों, कजाकिस्तान कजाकिस्तान जो है, इस कजाकिस्तान में दोस्तों यह मनाया जाता है
प्रथम राष्ट्रपति दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को कजाकिस्तान में प्रथम राष्ट्रपति दिवस मनाया जाता है। और पनामा जो देश है, उस पनामा में दोस्तों 1 दिसंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और पनामा में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो पनामा में 1 दिसंबर को, कजाकिस्तान में प्रथम राष्ट्रपति दिवस 1 दिसंबर को, अमेरिका में लाल सेब खाओ दिवस 1 दिसंबर को, भारत में बीएसएफ स्थापना दिवस, सीमा सुरक्षा बल दिवस जो है ये भी किसको कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो 15 अगस्त भी हो गया था, 26 जनवरी भी हो गया, 1 दिसंबर हो गया। इसका मतलब दोस्तों 30 मार्च है, ये ऑप्शन अपना सही होगा। और राजस्थान का स्थापना दिवस जो है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ये कि मेरा क्या है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। और तीसरे क्वेश्चन में पूछा है मेरा क्या है, मेरा, ऐसा ही ऑप्शन है, बिल्कुल नाम यही होगा, मेरा क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या है, क्या ये राजस्थान का एक लोक संगीत है? क्या यह एक नाटक का पात्र है? क्या यह एक भेड़ पशु की नस्ल है? और उत्तरी राजस्थान में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की एक मृदा है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ आंसर होगा डी, उत्तरी राजस्थान में पाई जाने वाली एक पीले रंग की हल्की मृदा है। देखिए जिस तरह से ये उत्तर का ये जो राजस्थान है, यहाँ गंगानगर और उसके बाद में दोस्तों ये हनुमानगढ़ है। ये कौन है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के उत्तरी हिस्से में, हनुमानगढ़ के इस उत्तरी हिस्से में दोस्तों यहाँ पर पीले रंग की हल्की ऐसी मृदा पाई जाती है जो पानी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है। और जल्दी अवशोषित कर लेने के कारण यह मृदा फसलों के लिए क्या होती है दोस्तों? उपजाऊ होती है। इसलिए इसे वहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वहाँ हनुमानगढ़ के लोग जो हैं, हनुमानगढ़ के जो लोग हैं, उत्तरी राजस्थान या गंगानगर हनुमानगढ़ के जो लोग हैं, ऐसी मृदा को दोस्तों क्या कहते हैं? मेरा के नाम से जानते हैं। एक बार दोबारा देख लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरा क्या है। तो मेरा है उत्तरी राजस्थान में पाई जाने वाली एक हल्के पीले रंग की मृदा। यहाँ राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले के उत्तरी हिस्से में एक हल्की पीले रंग की मृदा है जो पानी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ फसलें अच्छी पैदा होती है। और इसी कार्य को, इसी स्थान को वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? मेरा कहते हैं। इस मृदा को वहाँ के लोग क्या कहते हैं? मेरा कहते हैं। चलो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि क्वेश्चन आया है हमारे सामने, रोजा भाकर क्या है? क्या क्वेश्चन है? रोजा भाकर क्या है? तो देखिए रोजा भाकर एक पर्वत चोटी है, ये तो हमें सामने दिख रहा है। लेकिन रोजा भाकर पर्वत चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर, सीकर, जालोर, जोधपुर। हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन सही होगा कौन सा? जालोर होगा। आपको पता होगा इस पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो लगभग 730 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 730 मीटर। ये जालोर का जसवंतपुरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? जसवंतपुरा क्षेत्र, जो पहाड़ियों से युक्त क्षेत्र है, उस जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में यह है पर्वत चोटी पाई जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रोजा भाकर पर्वत चोटी स्थित है, तो निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? जालोर में। ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। और ये कहाँ है? ये जालोर के जसवंतपुरा के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी-पटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने। जिला जैसे दक्षिणी राजस्थान का यहाँ पर स्थित एक पर्वतीय जिला है जिसका नाम है सिरोही जिला। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त मतलब ऐसी पहाड़ियां जिनका ढाल बहुत तेज हो और पहाड़ियां कटी फटी हुई हैं, ऐसी पहाड़ियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी पहाड़ियों को कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। जैसे ऑप्शन के अनुसार अगर हम इसे ढूंढने का प्रयास करें, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी तलाश करने की कोशिश करें तो कैसे कैसे तलाश करेंगे? मान लीजिए भाकर के संबंध में हमें नहीं पता था, भूराट का हमें पता है कि भूराट जो है ये सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र का एक पठारी भाग है। अब नाम सुना होगा भूराट का पठार, तो इसका मतलब ये भूराट का पठारी क्षेत्र है।
तीव्र ढाल युक्त नहीं है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन ऊपर माल है। ऊपर माल का हमें पता है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ आपने नाम सुना होगा, और भीलवाड़ा का बिजोलिया आपने नाम सुना होगा। इसके बीच की एक पठारी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसके पठारी क्षेत्र को कहा जाता है ऊपर माल का पठार। ठीक है। उसके बाद में गिरवा ऑप्शन हमारे सामने। तो उदयपुर जो क्षेत्र है, इस उदयपुर क्षेत्र में अरावली की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, कैसी पहाड़ियां हैं? तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, तस्तरी नुमा आकृति वाली जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ये कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो ये उदयपुर में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? उदयपुर में। तो ये बात ध्यान रखना कि उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को कहा जाता है गिरुवा। लेकिन अब हमारे सामने तीनों ऑप्शन कट गए हैं और ऑप्शन एक बचा है, और वह कौन सा है? भाकर। या फिर ऑप्शन दोस्तों ये उल्टा आ सकता है कि भाकर क्या है, और ऑप्शन बढ़ा के दे देंगे, और उसमें एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी पट्टी पहाड़ियां क्या है? भाकर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप देख लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले आया हुआ है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो इसके संबंध में दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न जिलों का समूह है हरियाणा से सीमा बनाता है। मतलब ये क्वेश्चन जो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर सीमाओं से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? ये सीमाओं से संबंधित है दोस्तों। और सीमाओं में की बात करें तो पूछा गया है कि यहाँ पर उत्तर पूर्व में राजस्थान को किसकी सीमा लगती है? हरियाणा की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? हरियाणा की। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जिलों का समूह है हरियाणा के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए दोस्तों, अलवर, धौलपुर। अब दोस्तों आपको पता होगा अलवर तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, लेकिन धौलपुर जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है? यूपी के साथ। क्योंकि हरियाणा की सीमा तो भरतपुर में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। हरियाणा की जो सीमा है ये हनुमानगढ़ से शुरू होती है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में अलवर, और अलवर के बाद ये भरतपुर में, और भरतपुर से फिर किसकी सीमा शुरू होती है? यूपी की। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि धौलपुर के साथ हरियाणा की सीमा नहीं लगती। उसके बाद में दोस्तों धौलपुर करौली ऑप्शन है अपने सामने। तो आपको पता होगा धौलपुर जो है, पहले से ही धौलपुर की सीमा किसको लग रही है? यूपी की। किसको लग रही है? यूपी को। उसके बाद में करौली जो है, इसको सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश यानी एमपी की। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू, इसका आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी जिलों का नाम लिया है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, पहले गंगानगर आता है या हनुमानगढ़ आता है, उसके बाद में दोस्तों कौन आता है? चूरू आता है, चूरू के बाद झुंझुनू आता है, झुंझुनू के बाद सीकर आता है, सीकर के बाद जयपुर आता है, जयपुर के बाद अलवर आता है, अलवर के बाद भरतपुर आता है। तो यहाँ दोस्तों हनुमानगढ़ की सीमा भी किसको लगती है? हरियाणा को। और इसी के साथ चूरू की सीमा भी दोस्तों किसको लगती है? हरियाणा के साथ ही लगती है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ अपना ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? सी। अगर फिर भी दोस्तों हमें विश्वास नहीं हो कि क्या पता सी यहाँ ऑप्शन है या नहीं है, तो अगला एक ऑप्शन हमारे सामने और भी है, और उस ऑप्शन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, श्री गंगानगर को जो सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान के पंजाब की सीमा जो है वो दो ही जिलों में को लगती है। एक तो कौन है? हनुमानगढ़। एक कौन है? गंगानगर। इसका मतलब गंगानगर की सीमा हरियाणा को नहीं लगती, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? सी, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये देखिए, ऐसे जिलों को दोस्तों उभयनिष्ठ जिले कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। मतलब एक तरफ से तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी तरफ से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। दोस्तों अगर आप राजस्थान के मैप को बड़े गौर से आपने इसकी आकृति विस्तार को आपने बड़े गौर से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आपको इसका पता होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक बार फिर से हम यह एक टूटा फूटा सा एक राजस्थान का रेखा चित्र बनाते हैं, और इसमें ये पश्चिम का एरिया है,
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर के कहाँ तक, बाड़मेर के बाखासर कह सकते हैं, शाहगढ़ कह सकते हैं और भागल गांव कह सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ आ सकते हैं दोस्तों। भागल गांव भी आ सकता है बाड़मेर का, बाखासर गांव भी आ सकता है बाड़मेर का, और शाहगढ़ भी आ सकता है। तो श्री गंगानगर से शुरू हुआ, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद जैसलमेर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद में किसकी लगती है, बाड़मेर की। तो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने जिले हो गए, 4। कितने जिले हो गए हैं, 4। अब देखिए गंगानगर को, बीकानेर को, जैसलमेर को और बाड़मेर, ये 4 जिले आपके सामने हैं दोस्तों। इन ऑप्शनों में ढूंढिए आप, इन ऑप्शनों में देखो आप, देखो बीकानेर जैसलमेर को सीमा तो लगती है, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर को किसी दूसरे भारत के राज्य की सीमा नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ बीकानेर है, बीकानेर को इधर से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू की सीमा, इधर से जैसलमेर की सीमा, जोधपुर की सीमा, उसके बाद में जैसलमेर है, इसको भी किसी राज्य की सीमा नहीं लगती है। हालांकि इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बीकानेर और जैसलमेर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती है, लेकिन इन दोनों को अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोटा और सवाई माधोपुर, यहाँ आपने देखा होगा कि कोटा और सवाई माधोपुर को इधर से मध्य प्रदेश की सीमा तो लगती है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा तो लगती है, लेकिन पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको नहीं लगती। उसके बाद में बी ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो जालोर है, जालोर को गुजरात की सीमा लगती है, जालोर को किसकी सीमा लगती है, गुजरात की सीमा तो लगती है दोस्तों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ है वो जालोर को नहीं लगती है। बाड़मेर को जरूर लगती है, लेकिन जालोर को नहीं लगती। अपने को तो ऐसे जिले ढूंढने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। उसके बाद में हमारे सामने दोस्तों ऑप्शन बचा है एक ही, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो उत्तर में यहाँ हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शुरू होती है, तो श्री गंगानगर को इधर से तो मतलब पश्चिम में तो कौन लग रहा है, पाकिस्तान लग रहा है, और इधर पूर्व की बात करें गंगानगर को तो किसकी लग रही है, पंजाब की सीमा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर स्थित जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को इधर से पाकिस्तान की सीमा, क्योंकि 228 किलोमीटर जो सीमा है वो बाड़मेर को पाकिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी जो सीमा है वो किसकी लगती है, गुजरात राज्य की लगती है। तो इधर इधर हम देखें तो गंगानगर को पाकिस्तान, पंजाब, बाड़मेर को पाकिस्तान और गुजरात की सीमा लगती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही होगा क्या, ए ऑप्शन सही होगा, श्री गंगानगर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस तरह देख सकते हैं कि निम्न में से अंतर्वर्ती जिला है, निम्न में से अंतर्वर्ती जिला। दोस्तों अंतर्वर्ती जिले का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे जिले ढूंढने हैं अपने को, 4 ऑप्शन अपने सामने हैं, और इसमें से एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जिसको ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश की सीमा लगती है और ना ही किसी की राज्य की सीमा लगती है। मतलब किसी भी राज्य की सीमा उसको नहीं लगती और ना ही किसी देश की सीमा उसको लगती है। इसका मतलब सीमाओं पर स्थित, देखिए दोस्तों अंतर्वर्ती जो जिले हैं वो ऐसे जिले होते हैं जिनको ना तो किसी देश की सीमा लगती है और ना ही किसी राज्य की, ठीक है। और अपने सीमावर्ती जो जिले हैं उनकी संख्या दोस्तों है 25। बाकी जो रह गई, बाकी जो 25 के बाद में जो रह गई हैं वो अंतर्वर्ती हैं। लगभग कितने हैं वो दोस्तों, 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती हैं। देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने है बांसवाड़ा। दोस्तों आपको पता होगा बांसवाड़ा जो है इसको इधर से किसकी सीमा, गुजरात की, इधर दूसरी साइड में जो है मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इसका मतलब ये तो अंतर्वर्ती नहीं है, ये तो सीमावर्ती है। इस तरह से झालावाड़, यहाँ पे स्थित जो झालावाड़ जिला है, इस झालावाड़ को दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और आपको याद होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वह कौन है, झालावाड़। मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की जब सबसे ज्यादा सीमा लगती है और भीलवाड़ा की सीमा सबसे कम लगती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बांसवाड़ा भी नहीं है। उसके बाद देखिए बात करें दोस्तों कोटा। आपको पता है दोस्तों, देखिए एक बार हम एक दोबारा राजस्थान का रेखा चित्र तैयार करते हैं। इसमें इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कोटा जिला स्थित है। यहाँ स्थित कौन सा जिला है, कोटा। कोटा को मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा लगती है, इधर से मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है और इधर भी नीमच वाले क्षेत्र में भी किसकी सीमा लग रही है, मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है। तो इसका मतलब कोटा भी अंतर्वर्ती नहीं है, ये भी सीमावर्ती है। अब बच गया कौन, नागौर बच गया।
यहाँ पे स्थित जो शेष है वो नागौर है। नागौर को हम ये कह सकते हैं कि नागौर को इधर से जोधपुर वाले भाग की, बीकानेर वाले की, इधर चूरू वाले की सीमा लग रही है। उसके बाद में इधर से अजमेर की सीमा लग रही है, दक्षिण में पाली वाले क्षेत्र की सीमा लग रही है। तो दोस्तों ये अंतर्वर्तीय, कहने का अर्थ ये है कि इस नागौर को ना तो किसी राज्य की सीमा लगती है और ना ही किसी देश की। इसी तरह पाली जिला भी ऐसा है दोस्तों जो अंतर्वर्ती है, जोधपुर भी ऐसा है जो अंतर्वर्ती है, अजमेर भी ऐसा है जो अंतर्वर्ती है, राजसमंद भी अंतर्वर्ती है, टोंक भी अंतर्वर्ती है, बूंदी भी अंतर्वर्ती है और दौसा भी क्या है दोस्तों, अंतर्वर्ती जिला है। ये 8 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो क्या हैं, अंतर्वर्ती है, और 25 जो हैं वो सीमावर्ती जिले हैं, मतलब सीमाओं पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, सीधा सीधा दिया हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, अपने पास एक ऑप्शन है 32,87,263 किलोमीटर। देखिए क्षेत्रफल दोस्तों हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही होता है, हमेशा किस में होता है, वर्ग किलोमीटर में ही होता है। या फिर दोस्तों इस तरह से किलोमीटर स्क्वायर, क्या लिखा हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर लिखा हो सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सीधा किलोमीटर दिया हुआ आगे, और किलोमीटर कभी क्षेत्रफल में नहीं आता। वर्ग किलोमीटर जो है वो दोस्तों किस में आता है, क्षेत्रफल में। उसके बाद 3,42,239। अब देखिए ये बात तो 3,42,239 तो आंकड़ा तो सही है, लेकिन आगे की इकाई देखिए आप, आगे की इकाई जो किलोमीटर में दे रखी है, इसका मतलब क्षेत्रफल कभी भी किस में नहीं आएगा, किलोमीटर में नहीं, किस में आएगा, वर्ग किलोमीटर में आएगा। इससे दोस्तों दिया हुआ कि 1,32,140 वर्ग मील, और इधर देखिए 1,32,140 किलोमीटर। तो यहाँ दोस्तों अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप इसकी इकाई के आधार पर, तीनों की इकाई गलत है और एक इकाई क्या है, सही है। यहाँ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में नहीं देकर क्षेत्रफल अगले ने किस में दिया है, पेपर में वर्ग मील में दिया है। वैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भी राजस्थान का क्षेत्रफल है, और वर्ग मील में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1,32,140 वर्ग मील भी राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इस तरह से आप चारों ऑप्शन को बड़े गौर से पढ़ें, ध्यान से देखें, आगे की इकाई को आप देखें, उसके बाद में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो देखिए या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, सॉरी, माफी चाहूंगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसे यह विश्व ग्लोब है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये विश्व का क्षेत्रफल मान लीजिए दोस्तों कितने प्रतिशत है, 100% है। ठीक है, इसमें से राजस्थान का कितना हिस्सा आता है, देखिए सबसे पहले 2.42%। आपको दोस्तों याद होगा कि भारत जो है, भारत भारत की भारत जो है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42। एक क्वेश्चन हल हो गया आपका यहाँ कि 2.42 आंकड़ा ऑप्शन में आ जाए तो आप ऐसे हल करेंगे कि 2.42% है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कौन है, भारत है। उसके बाद में 10.41%। जब दोस्तों आप राजस्थान का फिजिकल डिवीजन पढ़ते हो, राजस्थान के भौतिक विभाग जब आप पढ़ते हो, तो उस समय आप राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटते हैं। कितने में, 4 में। पश्चिम का मरुस्थली प्रदेश, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पश्चिम का मरुस्थली प्रदेश है 10.41%। उसके बाद में 0.25%। ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान जो है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में देखिए, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह का है कि राजस्थान के इस पूर्वी वाला जो हिस्सा है, देखिए इधर पंजाब की सीमा, उसके बाद में उत्तर पूर्व में हरियाणा की सीमा, और इधर हम जाएं तो पंजाब से इधर हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश में इधर से है हिमालय।
दोस्तों कौन है? हिमालय है। और हिमालय में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रेणी। और शिवालिक में एक जगह है जिसका नाम है कालका। कालका शिवालिक हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है दोस्तों, वह पंजाब आती है, हरियाणा आती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तलवाड़ा। ठीक है। और जब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ जाती है, गंगानगर जाती है और उसके बाद ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है। अब देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र, जैसे ऑप्शन देखें, ए नाली। आपको पता होगा घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को भारत में या फिर दोस्तों राजस्थान में या फिर कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों एक अपना पशु भी ऐसा है जिसकी नस्ल भी क्या है? नाली है। और वह पशु भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू वाला जो एरिया है, इसी एरिया में उस भेड़ पशु की नस्ल है नाली और वो यहाँ पाया जाता है। और घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। तलवाड़ा, देखिए दोस्तों तलवाड़ा जो है, ये तलवाड़ा ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि घग्गर नदी का प्रवेश जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा में होता है। दोस्तों एक तिलवाड़ा भी आता है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है, मल्लीनाथ का मेला जहाँ लगता है। और तिलवाड़ा एक सभ्यता भी है, ये बाड़मेर में स्थित है। ये तलवाड़ा जो है ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। बेसर ऑप्शन ऐसे ही दिया दोस्तों। अब एक ही ऑप्शन अपने सामने बचा है और वह कौन सा है? डी, हकरा। इसका मतलब कभी कभी देखो कहीं कहीं बुक में आपको पढ़ने को मिलता है दोस्तों कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना, हकरा घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में कहते हैं कि जब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तब ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। जब ये पाकिस्तान जाती है तो वहाँ उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, चंबल नदी पर बने बांधों का सही क्रम। अब क्रम दोनों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों। एक तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर किसी भी ऑप्शन में दक्षिण से उत्तर की ओर अगर क्रम नहीं बन रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन अगला इस तरह से पूछ सकता है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्रम पूछ सकता है। चलो दोस्तों हम इसे हल करके देखते हैं कि वास्तव में क्या है। पहले तो हमें ये देखना है क्या दोस्तों चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, क्या चारों बांध ही चंबल नदी पर बने हैं? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम होने के बाद मध्य प्रदेश में एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? गांधी सागर। उसके बाद दोस्तों ये राजस्थान के चित्तौड़ में प्रवेश करती है तो वहां इस पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद में दोस्तों अगला जो बांध है वो बना हुआ है जवार सागर बांध। कोटा में कहाँ बना हुआ है? कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ है जवार सागर बांध। और उसके बाद में बना हुआ है कोटा बैराज। अब देखिए गांधी सागर बांध सही है, दूसरा ऑप्शन राणा प्रताप भी यहाँ सही है, लेकिन कोटा बैराज जो है वो 4 नंबर का है, चौथा बांध है। और जवाहर सागर जो बांध है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का। इसका मतलब बांधों का सही क्रम है इस ऑप्शन में नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। गांधी सागर बांध पहला बांध है, राणा प्रताप सागर बांध दूसरा बांध है, जवाहर सागर बांध तीसरा बांध है और कोटा बैराज चौथा बांध है। मतलब हमारा यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी पर बने बांधों का क्रम हमें मिल गया है। क्यों? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना है चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना है, जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है और कोटा बैराज कहाँ बना हुआ है? कोटा में बना हुआ है। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन मिल गया है। फिर भी अगर दोस्तों हमें चेक करना हो तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। अपने पास 2 ऑप्शन अभी और शेष हैं। जैसे सबसे पहला बांध गांधी सागर था, उसके बाद में आता है राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर, उसके बाद में कोटा बैराज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन गांधी सागर बांध सही है, लेकिन कोटा बैराज सीधा ही कौन सा ऑप्शन दे दिया? चौथा। यही गलत हो गया है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन की बात करें तो ये देखो अगर उल्टा भी पूछ सकता है, कोटा बैराज लास्ट वाला है लेकिन राणा प्रताप सागर है वो दूसरा आ गया, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन
पिछली बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, पहले किसी एग्जाम में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में या फिर रीट के एग्जाम में या फिर जेल प्रहरी या फिर लाइब्रेरी के एग्जाम में, ऐसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पटवार के एग्जाम में पूछा गया है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? दोस्तों, चिड़ावा एक शहर है और ये शहर पड़ता है झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? झुंझुनू जिले में। और चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन क्या होगा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। देखिए दोस्तों, सरदार हरलाल सिंह ने यहाँ रियासती शासन के समय आंदोलन किया था और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सरदार हरलाल सिंह। सेठ घनश्याम दास बिड़ला, ये आप ये कह सकते हैं कि झुंझुनू की या शेखावाटी क्षेत्र के एक धनी व्यक्ति का नाम है सेठ घनश्याम दास बिड़ला। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो हैं, उनके कार्यों के आधार पर, उनके जीवन शैली के आधार पर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का क्या कहा गया है? गांधी। और चिड़ावा जो शहर है ये झुंझुनू जिले में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी पटवार के एग्जाम में दोस्तों पहले पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। दोस्तों राजस्थान पुलिस की एग्जाम के लिए तो आप कंफर्म हो जाएं कि राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य मिठाई, इस तरह के तमाम क्वेश्चनों को आप याद कर लें। एक क्वेश्चन डेफिनेट ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। हल करेंगे दोस्तों। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी नहीं है। तोता किसी भी ऐसी श्रेणी में नहीं आता। नीलगाय जो है वो अभी किसी भी श्रेणी में नहीं आता। लेकिन गोडावण जो पक्षी है ये राजस्थान का राज्य पक्षी कहलाता है। राजस्थान का क्या कहलाता है? राज्य पक्षी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुई है यहाँ पर, थोड़ा सा है, देखिए अपने सामने है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? परमाणु विस्फोट का नाम भी आ सकता है दोस्तों, परमाणु परीक्षण का नाम भी आ सकता है। देखिए राजस्थान का नाम नहीं दिया है, भारत का दिया है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण निम्न में से कौन से स्थान पर किया गया? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, पोखरण, फलौदी, कोलायत और बालाथल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा मई 1974 में, मई का महीना था, 1974 का वर्ष था। उस समय देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मतलब 1974, मई 1974 में जैसलमेर के पोखरण में, जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है और वहाँ पोखरण का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्या दोस्तों आपको पता है कि पहले परमाणु परीक्षण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका ऑप्शन आपका सही होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा जो गांधी है ये उस समय देश की क्या थी? प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रही थी। क्या दोस्तों आपको पता है कि इस परमाणु परीक्षण का नाम, इस परमाणु परीक्षण का नाम, ये जो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया, इसका नाम क्या दिया गया? इस परमाणु विस्फोट को, इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या है? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने अब तक किसी बुक में कहीं नहीं देखा होगा। आपको बता रहा हूँ कि इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या दिया गया, क्योंकि प्रत्येक जो आप देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, इस तरह के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, तो उनके जो है इनके नाम दिए जाते हैं। तो परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ये नाम दिया गया पहले परमाणु परीक्षण का। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? तो नाम क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। तो दोस्तों आज अपना वीडियो इतना था। फलौदी आपको पता है, फलौदी जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कोलायत बीकानेर में स्थित है। कोलायत एक झील भी है जहां महर्षि कपिल की तपोभूमि है, वहां उसके प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। तो ये कोलायत है। और बालाथल उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये अपना एक पेपर था। आपको कैसा लगा दोस्तों? मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बिल्कुल मैंने प्रत्येक ऑप्शन को
मतलब क्वेश्चन मैंने 15 ही दिए दोस्तों, लेकिन 15 के स्थान पे प्रत्येक ऑप्शन की मैंने क्वेश्चन बनाई और उसके आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया। मैं और भी अच्छी प्रकार से दोस्तों आपको समझाऊंगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।